भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में उतरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक खास बातचीत में बताया कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बीजेपी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। बीजेपी ने इस बार 400 पार सीटों का नारा दिया है, लेकिन असल में कितनी सीटें मिलने जा रही है। अमित शाह ने बताया कि इस बार बीजेपी की दक्षिण के राज्यों में सीटें बढ़ने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, साल 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के नारे के साथ निकली, तब भी दिल्ली के राजनीतिक पंडितों का यह आकलन था कि ये हो नहीं सकता, मगर हमें पूर्ण बहुमत मिला। 2019 में हम 300 प्लस सीटों के नारे के साथ निकले, तब भी लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। आज भी लोग कह रहे हैं। बांग्लादेश में अमेरिका नई साजिश रचने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल अमेरिका बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, लेकिन शेख हसीना ने इसे मंजूरी नहीं दी, जिससे अमेरिका तिलमिला गया। इससे अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्तों में और तनातनी बढ़ सकती है। वहीं चीन ने शेख हसीना के इस फैसले की तारीफ की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने प्रधानमंत्री हसीना के बयान पर संज्ञान किया है। हसीना का बयान ऐसा है जो बांग्लादेश लोगों को स्वतंत्र रहने और बाहरी दबाव से नहीं डरने की भावनाओं को दिखाता है। चीन ने कहा कि कुछ देश स्वार्थ के लिए दूसरे देशों के चुनावों, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि चीन बांग्लादेश का समर्थन करता है कि वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करे। दरअसल शेख हसीना ने रविवार को किसी भी देश का नाम लिए बिना कहा था कि बांग्लादेश में एक दूसरे देश का सैन्य हवाई अड्डा बनाने की अनुमति की पेशकश की गई थी। हसीना ने पेशकश करने वाले देश के नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन कहा कि प्रस्ताव एक श्वेत व्यक्ति की ओर से आया था, लेकिन इसे अब अमेरिका से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है। एससी की ओर से कहा गया है कि कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी थी, इसलिए आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के निकट सीमावर्ती क्षेत्रों में NRLM उम्मीद योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। कई महिला ये NRLM के जुड़कर आजीविका कमाने के लिए विभिन्न व्यवसाय स्थापित कर रही है। मशरूम की खेती, रेशम कीट पालन, डेयरी इकाइयाँ और स्ट्रॉबेरी की खेती कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें महिलाओं ने अपनाया है, जिससे उनके जीवन में अर्थ जुड़ रहा है। पहले ये क्षेत्र गोलीबारी से प्रभावित थे, जिससे दैनिक जीवन बाधित हो रहा था। हालांकि युद्ध विराम के बाद महिलाओं को राहत मिली है और उन्होंने खुद से कमाई शुरू कर दी है। पहले महिलाएं अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर थे, लेकिन अब वे इस उम्मीद योजना से सशक्त और स्वतंत्र महसूस करती है। NRLM उम्मीद योजना बैंकों के समर्थन के साथ मिलकर कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करती है, जिससे महिलाएं व्यवसाय स्थापित करने और स्वरोजगार करने में सक्षम होती है। इस पहल का उद्देश्य राजौरी जिले के निशौरा सब डिवीजन में नियंत्रण रेखा के करीब रहने वाली गरीब महिलाओं के जीवन को बदलना है। अक्सर यही देखा है, गोलाबारी यहाँ पर चलती थी, लेकिन कोई भी सुविधा बहनों को नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही NRLM के साथ जुड़े हैं, उसके बाद हमारी बहनों को भी थोड़ा मौका मिल गया बाहर आने का। तो जैसे ये NRLM के साथ जुड़ी हैं, इनको थोड़ा मिशन से भी पैसा आया, तो इन्होंने क्या कि छोटे छोटे यूनिट लगाए। तो उसके बाद अब ये बड़े बड़े यूनिट भी लगा रहे हैं। जैसे बहनें कोई मशरूम का काम कर रही है, कोई स्ट्रॉबेरी का कर रही है, कोई बहन मेरी खोया पनीर घर में बना रही है। तो एक दूसरे को देख देख के ये आगे बढ़ रही हैं। तो अब अच्छे से अपने बच्चों की पालन कर सकती हैं। ये मतलब अब बहनों को लगता है कि हम ग्रुप के साथ जुड़े, कुछ ना कुछ कमा रही हैं अपने लिए पैसा, मतलब खुद पे डिपेंड। अब इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? ट्रेनिंग तो हमारे अंडर हम BPM सर को बोलते हैं कि अगर कोई बहनों को कुछ बहनें हमारी बोलती हैं मैडम जी हमें ट्रेनिंग करो, हम BPM सर से बात करें। BPM सर फिर हमारे आगे मतलब जो डिपार्टमेंट वाले हैं, एग्रीकल्चर जो हार्टिकल्चर वाले आगे, उनसे कह के इनको ट्रेनिंग जो चाहिए वो इनको मिल सकती है। तो अब कुछ बहनें हमारी बोल रही थी मैडम जी हमें अचार की ट्रेनिंग दिलाओ, तो लेकिन हमने एग्रीकल्चर पर्सन से बात की है, वो बोल रहे मैडम जी कोई बात नहीं, अब लेडीज़ इकट्ठी करो 25, तो हम करवा देंगे, पंचायत में करवा देंगे इनकी ट्रेनिंग।
तो कितनी इंटरेस्टेड है ये बॉर्डर की लेडीज, किस तरह से बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं? इंटरेस्ट तो बहुत है, क्योंकि उनको पैसा, पहले इनके पास पैसा थोड़ा कम था, यहाँ सुविधा कम थी काम छम करने की, लेकिन पैसा भी नहीं था इतना। लेकिन अब इनको मिशन से पैसा भी मिल रहा है, ग्रुप के साथ जुड़ी हैं, तो अब ये जो चाहती हैं कि हम ये काम करें, ट्रेनिंग लें, अब ये मतलब खुश हैं, पैसा भी मिल रहा है टाइम से, वो ट्रेनिंग मतलब डिपार्टमेंट हमारे थ्रू ही ट्रेनिंग भी हो रही है इनकी। तो हमारा जहाँ बीओ है वहाँ बॉर्डर एरिया है, हमारे इधर सिर्फ गोले ही पड़ते थे, तो गोलों के कारण कई लोग अपना बॉर्डर एरिया छोड़ के तो शिफ्ट हो गए थे शहर में, लेकिन हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी कि उधर जा सकें, इसलिए इधर फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप 2017 में खुले। 2017 से लेकर आज तक यहाँ की लेडीज 50% जो है उन्होंने मिलकर इजाफा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बड़ा दावा किया है। अमित शाह ने कहा, बीजेपी इस बार पूर्व और दक्षिण भारत में अधिकांश लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। अमित शाह ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण के मतदान से पहले एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में राज्यवा अखंड बताए। अमित शाह ने कहा, हमें पश्चिम बंगाल में अहम बढ़त मिल रही है, हम यहाँ 24 से लेकर 30 सीटें जीत सकते हैं। शाह ने कहा, उड़ीसा में 21 में से हमारा लक्ष्य 17 सीटें जीतने का है। वहीं उड़ीसा विधानसभा चुनाव में हमारा 147 में से 75 सीटें जीतने का लक्ष्य है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भीषण गर्मी को देखते हुए मजदूरों के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक छुट्टी रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही उपराज्यपाल ने निर्बंध स्तर पर मजदूरों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और नारियल पानी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया है। इसके अलावा बस स्टैंड पर घंटों में पानी रखने में निर्देश दिया है। इतना भीषण गर्मी में समर हीट एक्शन प्लान के लिए अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्रियों की ओर से कोई कदम न उठाए जाने को लेकर उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण 20 मई से ही ऐसा कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत आने वाली डीजीबी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी अब तक ऐसा नहीं कर रही है। यही नहीं, उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को तत्काल बैठक करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के केसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह के काफिले की एक गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक महिला के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक गोंडा के कर्नेलगंज हुजूरपुर मार्ग पर करण भूषण का काफिला गुजर रहा था। काफिले की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बाइक को टक्कर मार दी है। यह हादसा कर्नेलगंज कोतवाली क्षेत्र के छताई पूर्वा के पास हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। हादसा इतना भयावह था, गाड़ी के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं। बता दें कि बीजेपी ने इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण सिंह को केसरगंज से उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव के बीच करण सिंह अपने काफिले के साथ हुजूरपुर जा रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले की फॉर्च्यूनर कार ने ओवरटेक करने के चक्कर में 2 बाइक सवारों को रौंद दिया है। बेइज्जत नेता वीके पांडियन ने 29 मई को उड़ीसा आने वाले बसपा और मुख्यमंत्रियों पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया और उड़ीसा की खनिज संपदा में उचित हिस्सा देने की मांग की। केंद्र के नेता और मुख्यमंत्री जो बार बार उड़ीसा आ रहे हैं, उनके बयान का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उड़ीसा के लिए कुछ नहीं किया है। वे उड़ीसा से 60,000 करोड़ रुपए लेने की बात कर रहे हैं और केवल 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए चुका रहे हैं और यह कहते हुए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि उड़ीसा एक खनिज संपन्न राज्य है। बोला, उड़ीसा से सबसे बड़े खनिजों में से एक है। आप 27,000 से 30,000 करोड़ रुपए लेते हैं और उड़ीसा को 4,000 करोड़ रुपए देते हैं। आप पिछले 20 वर्षों से कोयले की रॉयल्टी में संशोधन क्यों नहीं कर सकते? उड़ीसा के लोग समझ सकते हैं कि केंद्र उड़ीसा से क्या छीनता है। हाँ, हम खनिज समृद्धि है, लेकिन आप हमें खनिजों से लाभ कहाँ से लेने दे रहे हैं? आप हमें प्रदूषण दे रहे हैं और सारा मुनाफा छीन रहे हैं, वीके पांडियन ने कहा है। The central leaders who are coming to Odisha repeatedly are the other state chief ministers. Their campaign will not have an impact because they have not done anything for Odisha. They are taking about 60,000 crores from Odisha, repaying only 4,000, 5,000 crores. They are all shedding crocodile tears, saying that Odisha is a mineral-rich state.
Okay, coal is one of the biggest minerals from Odisha. You take 27,000 crores, 30,000 crores, you give 4,000 crores to Odisha. What Odisha will do? You are crying for Odisha. Why do you take 27,000 crores? Why can't you revise the coal royalty for last 20 years? What mistake people of Odisha have done? If you have revised the coal royalty from 2004, now Odisha will be getting 15,000 crores out of the 30,000 crores we are taking away. 15,000 crores means 11,000 crores extra for Odisha every year. We spend 5,000 crores in BSKY. We have to spend 3,500 crores for an entire metro in Bhubaneswar. So people of Odisha can understand what the center takes away from Odisha and shedding crocodile tears. Many of the center leaders come and say, Odisha is mineral rich, Yes, we are mineral rich. But where are you allowing us to get the profit out of minerals? You are giving us pollution and taking away all the profits, whether it is NALCO. हीट वेव की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसकी वजह से ये है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार जैसे उत्तर भारत के राज्यों में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सुबह से ही लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। लोगों को गर्मी के साथ हीट वेव से भी दो चार होना पड़ रहा है। हीट वेव की वजह से परेशानी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि अब अलग अलग राज्यों की सरकारों ने भी एडवाइजरी या कहे निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में मजदूरों के श्रमिकों के लिए दिन में 3 घंटे की छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस दौरान उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी। बस स्टैंड पर घंटों में पानी भरकर रखने को कहा गया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में लोगों से हिदायत दी गई है कि वे दोपहर में घरों से बाहर नहीं निकलें। इसके अलावा कहा गया है कि घोड़ा, गधा, ऊंट के जरिए होने वाली माल की ढुलाई भी 3 घंटे तक दिन में बंद रहने वाली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि हर राज्य का हीट वेव से निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान है। नवाज शरीफ ने 28 मई को कबूल किया कि इस्लामाबाद ने भारत के साथ 1999 के लाहौर घोषणा पत्र का उल्लंघन किया है। नवाज शरीफ की ओर से यह नवनीतम स्वीकारोक्ति के उस समय आई जब वे पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 1999 में उनके और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भारत के साथ किए गए शांति समझौते का उल्लंघन किया है। शरीफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध नए निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। 1998 में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाया था। इस समझौते में दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता के दृष्टिकोण की बात की गई थी। हालांकि कुछ ही महीनों बाद जम्मू कश्मीर के करगिल जिले में पाकिस्तानी घुसपैठ के कारण करगिल संघर्ष हुआ। करगिल युद्ध 3 मई 1999 में शुरू हुआ। 2 महीने के संघर्ष के बाद युद्ध अंततः 26 मई जुलाई तक समाप्त हुआ। 85 दिनों तक चले संघर्ष का अंत भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों द्वारा कब्जा किया गया अधिकांश क्षेत्र पर पुनर्कब्जा करने के साथ हुआ। इस वर्ष भारत करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसके उद्देश्य वीरों के बलिदान का सम्मान करना है।